हेलो दोस्तों। आज जो है सो हम लोग क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है उसका 60 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव से, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था, तो 1804 में हुआ था। कब हुआ था? 1804 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? तो 1834 ईस्वी में हुई। ठीक है। चलिए आगे है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो ऑटो वान बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1815 में किया गया। कैंसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी में की गई थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? तो 1707 में हुई। आगे है कि गैरीबाल्डी के समय सेवक क्या कहलाते हैं? तो रेड शार्टस कहलाते हैं। कार्बोनारी क्या थी? तो कार्बोनारी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, है ना। एक गुप्त संगठन था जिसका नाम कार्बोनारी दिया गया था। ये नारियों के द्वारा, अधिकतर मतलब इसमें महिलाओं की ही चलती थी, और उन्हीं लोग के द्वारा ये संगठन किया गया था। चलिए, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की? तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि जो थी वो मान्यता प्रदान की थी स्वतंत्र राष्ट्र की। चलिए आगे, किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? यानी किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा जो है सो कब की गई? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 में। यानी किसके नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य बनाया गया था? तो विलियम प्रथम के नेतृत्व में। कब घोषणा किया गया इसका? तो 18 जनवरी 1871 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की और कब की? स्वतः ज्यूसेपी मैत्सिनी जो है, ज्यूसेपी होता है यहाँ, ज्यूसेपी मैत्सिनी, और 1831 में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस में मारिओन को राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रित किया गया था, है ना। तो ये चित्रित किया गया था। यहाँ पर देखिए, हम आंसर को पढ़े हैं पहले कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, सो ध्यान देना कि फ्रांस में मारिओन को राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मारिओन कौन थी, है ना। तो मारिओन कौन थी? तो इसको एक ये भी बोल सकते हैं, मारिओन फ्रांस की राष्ट्रीय रूपक के प्रतीक थी, ये भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने और कब एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान, ठीक, हजारों लोगों का अभियान, यहाँ हजारों हो जाएगा, ठीक, हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया? तो ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी ने 1860 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निरंकुशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI बोला जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि निरंकुशवाद, उदारवाद, रूढ़िवाद, है ना, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है। कि निरंकुशवाद का अर्थ है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, ध्यान देना है कि निरंकुशवाद का अर्थ है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि किसी भी प्रकार का किसी का भी प्रतिबंधित नहीं होता, वो अपने मर्जी से कोई भी काम को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। निरंकुश सरकार अत्यंत केंद्रीकृत तथा सैन्य बल पर आधारित होती है। इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा ताकत होता है, बहुत सारे अधिकार होती है, इसमें किसी भी सरकार का अंकुश यानी प्रतिबंध नहीं होता। ऐसी सरकार को निरंकुशवाद कहते हैं कि कोई भी प्रकार का उसमें कोई भी तरह से उसमें अंकुश है ही नहीं, कोई उसे रोक टोक करने वाला है नहीं, जो भी काम करेंगे वो
सबके लिए ही करते हैं, लेकिन अच्छी ढंग से करते हैं, उसमें किसी का दबाव नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्पना दर्श यानी यूटोपिया जिसको बोला जाता है से क्या तात्पर्य है। तो यूटोपिया फ्रेडरिक सार्यूक का कल्पना दर्श है जिसमें एक आदर्श समाज की कल्पना की गई, उसी को कल्पना दर्श बोला गया। कल्पना दर्श का मतलब यहाँ पर ध्यान देना है कि कल्पना करना, यानी पहले के जो ज्ञानी लोग थे वो कल्पना किए थे कि हमारे समाज किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार से होता है ना, सभी सुखी होते, सभी पढ़े लिखे होते, सभी समझदार होते, सभी अमीर होते, सभी के पास खाने पीने रहने का जगह होता। इस प्रकार की कल्पना किया गया था कि इस प्रकार का अगर समाज होता तो कितना अच्छा होता। तो उसी का नाम दिया गया कल्पना दर्श, यानी यूटोपिया फ्रेडरिक सार्यूक का कल्पना दर्श है कि जिसमें एक आदर्श समाज, और वो एक आदर्श समाज संस्कारी समाज होना चाहिए, है ना, जो भी सोसाइटी हो वो अच्छी हो, ऐसी कल्पना किया गया था, उसी को कल्पना दर्श के नाम से जाना जाता है। चलिए आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनमत संग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए ये जनमत संग्रह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे भी माना गया है जनमत संग्रह। तो यहाँ पर भी आई कर दे रहे हैं ताकि ध्यान में रहे कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह में प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। यानी कि देखिए जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जैसे प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उसके लिए वोट किया जाता है, वोट किया जाता है। तो वोट करने का मतलब क्या होता है कि लोगों से वही पूछने का तरीका, वोट जो है एक लोगों से पूछने का तरीका है कि आप इसे अपना जो अधिकार देना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारा प्रतिनिधि बन सकता है कि नहीं, ये हमसे पूछा जाता है। तो जनताओं का जो भी निर्णय होता है और निर्णय लिया जाता है, जिस प्रकार लिया जाता है, जैसे मतदान के द्वारा लिया जाता है, चुनाव के द्वारा लिया जाता है, तो ये क्या कहला गया, जनमत संग्रह कहला गया। यानी किसी भी व्यक्ति को या प्रस्ताव को स्वीकार करने और या ना करने का जो फैसला होता है, इससे आसानी होता है मतदान के माध्यम से। अगर हम किसी से एक एक करके पूछे आपको है कि नहीं, है कि नहीं, तो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 प्रतिनिधि खड़े हैं और यहाँ पर 4 लोग हैं और चारों एक ही गांव के हैं और 2 प्रतिनिधि भी एक ही गांव के, एक ही जगह का है, तो अगर इसे सामने से पूछा जाए कि आप किस प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, तो ये संकोच में पड़ जाएगा। ये 4 व्यक्ति जो है संकोच में पड़ सकता है कि हम इसे बोले कि इसे बोले। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए इसे मतदान का रूप दिया गया, चुनाव का रूप दिया गया कि आप जिसे भी चाहते हैं वो गुप्त रूप से आपको देना है। इससे ना इसको पता चलेगा ना इसको पता चलेगा कि हमें कौन, और इस प्रकार से मतभेद पैदा नहीं होगा। तो इसलिए मतदान की सहायता से यह किया जाता है, जिसे जनमत संग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द किसने कहे थे। ये भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेपोलियन ने कहे थे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह शब्द जो है सो नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली और कब। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यूनान को, है ना, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली और कब। तो 1832 में मिली। कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई है। चलिए आगे। मैथ्सिनी ने किन 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की थी और कहाँ की थी, ये पूछा जा रहा था। मैथ्सिनी ने मसई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। चलिए, वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना सम्मेलन जो 1815 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। चलिए, जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को कब और किसने बनवाया, यानी बनाया, है ना, बनवाया नहीं बनाया। तो यहाँ ध्यान देना है, जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को 1798 ईस्वी में बनाया गया और में एक पत्रकार थे एड्रियास रेमान ने डिजाइन किया था। चलिए, 1804 की नागरिक संहिता
नेपोलियन संहिता जिसका नाम भी दिया गया है की मुख्य विशेषताएं बताना है। दो मुख्य विशेषताएं, कितने? दो मुख्य विशेषताएं बताना है। चलिए दो मुख्य विशेषताएं बताते। इनमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए और इसने कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चलिए, जाल्वेरायन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? तो इसका ध्यान देंगे आंसर कि 1834 में पर्सा की पहल पर जाल्वेरायन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया जिसमें विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था। उसी को जाल्वेरायन नामक शुल्क संघ बोला गया है क्योंकि इसमें जो शुल्क होता था, अलग जो टैक्स दिया जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया था लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति को देखते हुए। चलिए, उदारवाद से क्या अभिप्राय है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद रखना है। तो उदारवाद हम लोग को देखना है। तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लीवर है ना, लेबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून में या कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी कि वैसे समूह या समाज जो आर्थिक अपने रूप से पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है और उसे कानून में सभी के जैसा बराबर का अधिकार मिला है, उसे उदारवाद कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, उदारवाद एक और इसका डिफिनेशन होता है कि वैसी समूह जो किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने में तुरंत फैसला लेते हैं, उसे उदारवाद समूह भी कहते हैं। अगर पूछा जाए उदारवाद समूह किसे कहते हैं तो वो जवाब देना है। चलिए आगे। 18वीं शताब्दी में रूमानीवाद किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, स्पष्ट कीजिए। चलिए, 18वीं सदी में रूमानी कलाकारों और कवियों ने भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देकर राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहा। इस प्रकार से उन लोगों ने विकास करना चाहा। और है आगे हमारे पास क्वेश्चन वो है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? इसे भी VVI माना जा सकता है और है ही। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार पर्सा का मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क था। आगे है, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया? ओके, चलिए, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन के एकीकरण के पश्चात यानी उसके बाद जर्मन का सम्राट जो घोषित किया गया था, विलियम प्रथम को किया गया था। पर्सा के राजा थे वो। चलिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रियाओं में जाल्वेरायन ने क्या योगदान किया? तो क्या योगदान किया देख पा रहे हैं कि जाल्वेरायन ने जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांध दिया। आगे है, नारीवाद से क्या तात्पर्य है? चलिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये सब 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही कमाल का क्वेश्चन होता है। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही नारीवाद कहलाता है। यानी नारियों का सम्मान करना है, चाहे आर्थिक स्थिति से हो, सामाजिक तौर तरीके से हो, राजनीतिक तौर तरीके से हो, उच्च सोच पर हो, शिक्षित पर हो, चाहे किसी भी आधार पर हो, अगर महिलाओं के अधिकार को बोध किया जा रहा है, दिया जा रहा है, महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है, वही नारीवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे है, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्धों पर पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था? तो बिस्मार्क ने 7 वर्ष की अवधि में, है ना, 7 साल के जब थे ने सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित करके एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। यानी 7 साल के अंदर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हरा कर उसे अपने में शामिल कर लिया था, अपने सैन्य शक्ति के बल पर। सैन्य शक्ति का मतलब उसके पास जितने सैनिक जो थे बहुत ज़्यादा थे और वही सैनिक के ताकत से उन्होंने इन तीनों देशों को हराकर अपने में शामिल कर लिए थे।
चलिए आगे है क्वेश्चन कि नृत्य जातीय से अभिप्राय है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेंगे कि नृत्य जातीय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नृत्य जातीय से अभिप्राय है एक साझा नस्ली, जनजाति तथा सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसे नृत्य जातीय कहते हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से किसी का पहचान हो, जैसे हम लोग का पहचान होता है, मनुष्य का पहचान है, स्त्री पुरुष का पहचान है, पशु पक्षी का अलग पहचान, तो ये सब क्या है, नृत्य जातीय है, नृत्य जातीय कहलाएगा। यानी जिसका पहचान है, जिसको हम पहचान सकते हैं इस प्रकार के समुदाय के है ना, तो उसे हम नृत्य जातीय, यानी किसी भी सजीव व्यक्ति का, सजीव प्राणी का पहचान हो कि वो किस प्रकार के जाति का है, तो उसे हम नृत्य जातीय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। इटली के एकीकरण में जो है सो कौन कौन व्यक्ति थे जो ज़्यादा योगदान दिए थे, उनका नाम। तो काबूर है, मैथ्सिनी है, गैरिबाल्डी है और विक्टर इमैनुएल द्वितीय है। इतने सारे थे, यानी 4 थे, और थे लेकिन ये लोग ज़्यादा योगदान दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि काबूर ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया। काबूर जो है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को पढ़े कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से योगदान दिए थे, कौन कौन से, है ना। अब काबूर ने किस प्रकार से इटली के एकीकरण में योगदान दिए थे वो बताना। तो काबूर ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया था। इस प्रकार से वो सहायता अपना योगदान दिया था। उसके बाद है फ्रांस तथा जर्मनी में, है ना, किन नारियों को राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस प्रकार से नारी रूपक का बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्रांस में मारियन तथा जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रित किया गया। फ्रांस में मारियन और जर्मन में जर्मेनिया, फ्रांस में मारियन, यही याद रखना है ना। पूछा जाएगा मारियन कहाँ का रूपक प्रतीक है, नारी रूपक प्रतीक है, तो फ्रांस का। अब चलिए इसमें याद क्या करना है, सो देखिए यहाँ पर याद हमें करना है क्या, केवल मारियन। क्या याद करना है, मारियन, जो ये मारियन जो है वही, कि मारियन कहाँ, फ्रांस से है। क्योंकि जर्मेनिया जो है ये हमें लॉजिकल पता चलेगा कि जर्मन का ही होगा। कहाँ का नारी रूपक प्रतीक है, तो जर्मन का। तो ये याद करने का तो जरूरत है नहीं। अब बचा क्या, जर्मन और फ्रांस के बीच में ही यही 2 देश है जिसमें नारी रूपक का प्रतीक बताया गया है, ठीक ना। तो जर्मन तो जर्मेनिया से हो जाएगा, ठीक, या जर्मेनिया जर्मन से हो जाएगा। अब बचा क्या, फ्रांस और मारियन, तो मारियन बचा तो कहाँ का, फ्रांस का। या नहीं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल देगा फ्रांस का नारी रूपक क्या है, प्रतीक क्या है, तो मारियन है। जर्मन का कौन है, तो जर्मेनिया है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और बढ़ते ही पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना ज्यूसेपे मैथ्सिनी ने गुप्त संगठन के रूप में की थी, जो पहले भी क्वेश्चन इसका करा चुके हैं। आगे है कि गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया। अभी जैसे हम लोग इटली के एकीकरण में 4 पढ़े थे, काबूर, गैरिबाल्डी और 2 है, तो इस प्रकार से चलिए 1860 में गैरिबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार करने के बाद जनमत संग्रह के आधार पर इन्हें सार्डिनिया पिडमांट में शामिल कर लिया था। इस प्रकार से यो जो है अपना योगदान दिया था। अब यहाँ जो है ये भी VVI क्वेश्चन है कि बिस्मार्क कौन था। तो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। चलिए अगला 38वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि सिलेसिया में बुनकरों ने कब विद्रोह किया और क्यों किया, ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है सिलेसिया में 1845, जो आंसर हो जाएगा सिलेसिया में 1845 में बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया क्योंकि वे उनके निर्मित कपड़ों का बहुत कम दाम देते थे, है ना। यानी बुनकर जो भी कपड़ा बनाते थे, जो ठेकेदार लोग थे वो कम कीमत में उसे खरीदते थे और दूसरे देशों में, दूसरे बाजारों में ले जा करके उसे उच्च कीमत में बेचते थे। और इस प्रकार से ठेकेदारों को तो मुनाफा हो जाता था, लेकिन बुनकरों को खाने पीने तक भी नहीं होता था, वो लोग और कर्जा में ही डूबते चले जाते थे। इसलिए उन्होंने विरोध किया कि अगर आप हमें अच्छी कीमत नहीं दोगे तो हम ये बुनना ही बंद कर देंगे। इस प्रकार से विरोध किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1789 की, यानी इसे याद करना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789, है ना, 1789 इसे याद कर सकते हैं। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख करना है। तो आंसर है 1789 जो है कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में के हाथों में आ गई। जैसे सुनिएगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ता जो थी राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में आ गई। उसी प्रकार से दूसरा अगर इसका बात किया जाए तो क्रांति में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा तथा वही राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद लोगों का अपना अधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे कि फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। 1804 में जो फ्रांसीसी नेपोलियन में किया गया था नागरिक संहिता के लिए। तो चलिए इसमें पहला है कि नागरिक संहिता ने जन्मधारित, देखिए ये लिखना आप लोग का काम है कि फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो पहला थी नागरिक संहिता ने जन्मधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसमें कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। अगला क्वेश्चन है शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। तीसरा है कि यातायात व संचार व्यवस्था को सुधारा गया। चौथा है सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दासत्व तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। इतने सारे काम किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं कि फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। तो 4 कारण स्पष्ट करना है। तो फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य जो है के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह जो है निम्न कारणों से दुश्मनी में बदल गया। पहला था सेंसरशिप, स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी, जिसमें सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने पर कड़े दंड का प्रावधान था। चलिए अगला है कि करों में वृद्धि। नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों में वृद्धि कर दी। जब नेपोलियन के हाथों में सत्ता आया तो जो कर चुकाते थे, टैक्स लेते थे, वो दुगुना कर दिया था। ठीक, वृद्धि हो गया। अब सेना में जबरन भर्ती, और सेना में जबरदस्ती सबको भर्ती कर लिया जा रहा था। नेपोलियन द्वारा शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती की गई। आगे प्रशासनिक सुधारों में कमी। विजित प्रदेशों पर प्रशासनिक सुधार ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रांस ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में किस प्रकार सहायता दी। तो जब फ्रांस की क्रांति का समाचार यूरोप के विभिन्न नगरों में पहुंचा तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य लोगों जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रांसीसी सेनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये फ्रांसीसी सेनाएं अपने साथ राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले गई।
अगला क्वेश्चन ये है वी क्वेश्चन है कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं या फिर उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय था कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के सामने सबकी बराबरी, उदारवादी निरंकुश शासन का विरोधी तथा निरंकुश शासकों एवं पादरियों के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन था और उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रीन बंधु कौन थे, उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया। तो ग्रीन बंधु जर्मनी के निवासी थे। वे उच्च कोटि के लेखक और उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं एकत्रित की। उनको विश्वास था कि जो लोक कथाएं एकत्रित की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भाषा की अभिव्यक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन को कर लेते हैं। अठारह सौ 15 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो 1875 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे अपनी आलोचना और असहमति सहन नहीं कर सकती थी। फिर है तीसरा कि अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित स्वतंत्रता, उदारवाद और मुक्ति के विचार पर नियंत्रण लगाना था। अगला क्वेश्चन है कि जाल्वे रायन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए छोटा सा टिप्पणी लिखना है इसे भी कि 1834 ईस्वी में पर्सा की पहल पर जाल्वे रायन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना की हुई थी जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने आर्थिक अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या दो गुनी कर दी जो उससे पहले 30 से ऊपर थी, है ना, 2 से 30 से ऊपर थी। इससे आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी जो है एक हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित नवीन रूढ़िवाद के स्वरूप का विवेचन कीजिए, यानी विवेचना करना है इसका। तो 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित नवीन रूढ़िवाद इस बात पर बल देता था कि राज्य और समाज के स्थापित पारस्परिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। साथ ही उसकी मान्यता थी कि आधुनिकीकरण राजतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निस्संदेह नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, परंतु उसने कई फ्रांसीसी क्रांतिकारियों, है ना, या क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार भी लागू किए। इस कथन का औचित्य सिद्ध करना है कि किस लिए या किस कारणवश किया गया था। तो चलिए ध्यान देना है कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने निस्संदेह अनेक क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार लागू किए जो निम्न है। तो निम्न में से पहला जो है नेपोलियन की संहिता। 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता का निर्माण किया। इस संहिता ने जर्मन पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, न्याय के समक्ष समानता स्थापित की तथा संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। इसका अगर दूसरा बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार किया। सुधार किस प्रकार से, तो नेपोलियन ने किसानों को भू दासत्व तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, यानी कि जो जमीन मतलब कि छोटे लोगों का जो जमीन जो है जमींदारों के पास था, जागीरदारों के पास था, साहूकारों के पास था और वो उससे टैक्स वसूल करते थे, उस सारे जमीन जो है वापस दिलवाए। इस प्रकार का काम किए। तीसरा काम किए शहरी क्षेत्र में सुधार किए। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार किए सुनना है कि उसने शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया और परिवहन तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया, यानी आने जाने का जो भी था उस व्यवस्था में भी सुधार हुआ ताकि लोग शहर से अपने घर और अपने घर से शहर काम करने
के लिए अच्छी प्रकार से समय पर जा सके और किसी भी प्रकार से उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। और चौथा काम उन लोगों ने किया कि व्यापार में भी सुधार किया। व्यापार में सुधार किस प्रकार से किए कि उसने एक समान कानून, है ना, व्यापार के लिए एक समान कानून दिया गया, मानक भार व नाप की व्यवस्था तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 1830 के दशक में यूरोप वासियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो ध्यान से पढ़ लेना है कि 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में संपूर्ण योग में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। अधिकांश देशों में नौकरी तलाश करने वालों की संख्या उपलब्ध रोजगार से अधिक थी और ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जनसंख्या शहर जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगी, क्योंकि ऐसे भी शहर में जनसंख्या जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ काम या हर चीज़ की जो होती है मांग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उतना कुछ संभव नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं कि नगरों में लघु उत्पादकों को प्रायः इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा करने पड़ रही थी। इस कारण लघु उद्योग चौपट हो रहे थे। लघु उद्योग का मतलब होता है जो हाथों द्वारा जिस उद्योग में हाथों द्वारा कारीगर सामान को वस्तुओं को बनाते हैं उसे लघु उद्योग कहते हैं, जो छोटे मोटे क्षेत्र में होते हैं। चलिए आगे है, यूरोप में जिन देशों में कुलीन वर्ग सत्तारूढ़ था वहाँ कृषकों की दशा शोचनीय थी, यानी वहाँ जो किसान थे वो सोच में पड़े हुए थे कि वे सामंती शुल्कों के भार तले दबे थे, क्योंकि उन लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, हर वस्तु पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने के कारण शहरों और गाँवों में गरीबी फैल जाती थी। अगर किसी कारणवश फसल खराब हो गया, फसल खराब होता था तो खाने की वस्तुओं में क्या होती थी, कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण उसमें जो है कीमत 2 गुनी 3 गुनी कर दी जाती थी। अब जो 2 गुनी 3 गुनी हो जाती थी तो उससे क्या होता था, गरीब लोगों को खाने में दिक्कत होने लगता था और इस कारणवश गरीब लोग बहुत बेमौत जैसे भूखमरी की समस्या लेकर के मर भी जाते थे और बहुत कोई अगर जीवित भी रहते थे तो बहुत गरीबी से झेलते थे, बहुत मुश्किल से अपने जीवन यापन करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो है 19वीं शताब्दी में राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी स्वरूप, पहला है कि सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण पर बल। दूसरा है संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित राष्ट्रीय राज्यों की मांग। तीसरा है महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग। आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी स्वरूप। चलिए आगे है कि उदारवादियों ने भूदास और बंधुआ मजदूर को समाप्त करने की मांग की। फिर है उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। फिर है वस्तुओं और पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल दिया गया। इस प्रकार के कार्य किए गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते कि फ्रांस की 1848 की क्रांति के बारे में समझाइए या बताइए। तो 1848 में खदानों की कमी तथा व्यापक बेरोजगारी से दुखी पेरिस वासी सड़कों पर निकल पड़े और फ्रांस के सम्राट को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वो लोग जब सड़क पर निकल चुके थे बहुत ज़्यादा कगार में थे, तो इस डर से वहाँ के जो सम्राट थे उसे भागना पड़ा, यानी फ्रांस के जो सम्राट थे। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी थी तथा 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया, यानी जैसे अभी वोट देने का जो मत देने का अधिकार है वो 18 वर्ष से है। ठीक, तो उस समय 1848 में जब ये किया गया तो 21 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को और सो भी केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया और काम के अधिकार की गारंटी भी दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1845 में सिलेसिया में हुए बुनकरों के विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो 4 जून 1845 को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ ठेकेदार की कोठी पहुंची, यानी जहां ठेकेदार रहते थे वहां पर पहुंची। उन्होंने अधिक मजदूरी की मांग की, यानी बहुत ज़्यादा मजदूरी की मांग की,
यानी जो वेतन उन लोग को मिलता था काम करने का, 10 घंटा 12 घंटा खटवाने पर भी उन्हें उतना वेतन नहीं मिल पाता था जितना उसे रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता था। तो अधिक मजदूरी की मांग की, परंतु उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, है ना। जो ठेकेदार लोग थे उसके साथ मारपीट शुरू किए। भीड़ ने घर में घुसकर, और उसके बाद जो है दुष्व्यवहार किया गया, और भीड़ ने घर में घुसकर खिड़कियां, फर्नीचर आदि को तोड़ दिया। सेना की सहायता से ठेकेदार अपने घर लौटा और इस संघर्ष के दौरान 11 बुनकरों को गोली मार दी गई थी। चलिए ये क्वेश्चन जो है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लिख दे रहे हैं। इसे याद ही कर लेना जरूरी है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए उपायों का उल्लेख करें, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है, तो उल्लेख करना है। तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। तो पहला कदम उठाया कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया और इन विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। इस संयुक्त समुदाय को एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज का स्थान ले लिया। तीसरा है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा, नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथें ली गई तथा शहीदों का गुणगान किया गया। इन सब ने राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन दिया। अगला है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने अधीन राज्यों में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। छठा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, है ना, दिए तथा संपूर्ण देश में माप तौल की एक समान प्रणालियां लागू की गई। और नेक्स्ट है लास्ट वाला कि क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा दिया गया, यानी अपने क्षेत्र में जो भी बोली दिया गया था बढ़ावा नहीं दिया गया तथा उनके स्थान पर फ्रेंच संपूर्ण देशों की भाषा बन गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं थोड़ा सा, कि मारिऑन और जर्मेनिया कौन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अभी के अभी याद कर लेना है और ये एग्जाम तक के लिए याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि ये आना ही आना है, तय है। मारिऑन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ठीक है। चलिए चलते हैं। मारिऑन जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं, ठीक। नारी जो है मतलब मारिऑन और जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं। इन्हें राष्ट्रों के रूप में चित्रित किया गया है। मारिऑन फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र को रूपक करती है, ठीक ना। चलिए चित्रण, फ्रांस में एक डाक टिकट पर मारिऑन की तस्वीर छापी, उसकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना की जागृति हो। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक मानते हैं। यही बात आगे है कि महत्व इन चित्रों ने लोगों में, इसका महत्व क्या था, तो इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया तथा फ्रांस और जर्मनी को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में पहचान भी दिया। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है और ये भी एग्जाम में आ ही जाता है, बार बार पूछा भी जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे में पहला है कि 1848 की क्रांतियों से प्रभावित होकर जर्मन राज्यों के राष्ट्रवादियों ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक स्वतंत्र जर्मन राज्य के निर्माण की मांगों पर बल दिया। यह राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता पर आधारित था। इसका बात अगर दूसरा बात किया जाए दूसरे पॉइंट का, तो राष्ट्र निर्माण का यह उदारवादी प्रयास विफल हो गया। राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और सेना की शक्ति ने मिलकर दबा दी। इन ताकतों का पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। और है कि
के बाद पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। पर्सा का प्रधानमंत्री ऑटोवन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने इस कार्य हेतु पर्सा की सेना और नौकरशाही से सहायता ली। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और 7 वर्ष की अवधि में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को 3 युद्धों में पराजित किया और इस प्रकार 1871 में जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। फिर है 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीशमहल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तन अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की और यह संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती है। इस संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी इस प्रकार से कि इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा है डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया तथा किसानों को भू दासत्व तथा जागीरदारी करों से मुक्ति दिलाई। अगला है कि शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया और यातायात तथा संचार व्यवस्थाओं में सुधार किए। एक समान कानून व्यवस्था तथा नाप तोल की एक जैसी प्रणाली लागू की और संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के कुलीन वर्ग तथा नए मध्य वर्ग की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं, तो कुलीन वर्ग के लोग जर्मनी या जमीनों के मालिक थे, है ना। कुलीन वर्ग के लोग जो थे जमीनों के मालिक थे। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीपीय का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति तथा शहरी हवेलियों के स्वामी थे, यानी गांव में बहुत ज़्यादा जमीन वगैरह होता था और शहर में बहुत घर वगैरह महल वगैरह होता था लोगों का। फिर है राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार प्रायः वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे। फिर कुलीन वर्ग संख्या की दृष्टि से एक छोटा सा समूह था। यूरोप के मध्य वर्ग की विशेषताएं, तो पश्चिमी और मध्य यूरोप के भागों में औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में ही औद्योगिकरण को हो गया था और वहां एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली मध्य वर्ग का विकास हो गया था। परंतु फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में 19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण हुआ था और इस औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप मध्य वर्ग का उत्कर्ष हुआ। यह वर्ग यूरोप उद्योगपतियों तथा व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बनाया। यह वर्ग शिक्षित, धन संपन्न तथा उदारवादी था। और आगे बात किया जाए तो कुलीन विशेषाधिकारों की संपत्ति के बाद शिक्षित या उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र एकता के विचार लोकप्रिय हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। ये जो है देखिए, वियना संधि के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए और इनका क्या उद्देश्य था सो भी बताना है। तो वियना सम्मेलन नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ऑस्ट्रिया, पर्सा, इंग्लैंड, रूस आदि देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की और वियना सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला, फ्रांस की क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया। और अगला है कि फ्रांस को उन प्रदेशों से वंचित कर दिया गया जिन पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था। फ्रांस की सीमाओं पर अनेक राज्यों की स्थापना की ताकि
भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार न कर सके और उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पीडमॉन्ट में जेनेवा मिल गया। और अगला अगर टॉपिक में इसमें अगर पॉइंट में बात किया जाए तो पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए प्रदेश दिए गए और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बनाए रखा गया और पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया। अब चलते वियना संधि के व्यवस्थाओं का उद्देश्य में कि वियना संधि की व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य उन राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, यानी हटा दिया था। चलिए, दूसरा प्रमुख उद्देश्य था कि यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का विवेचना कीजिए। ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण वियना कांग्रेस द्वारा जर्मनी के 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। एक जर्मन राष्ट्र सभा की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया। इससे जर्मन लोगों में घोर असंतोष व्याप्त था। असंतोष का मतलब उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे, मान्य उसे अस्वीकार में थे। तो जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने 1815 से जर्मनी में के एकीकरण के प्रयास शुरू कर दिए, जिनका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। चलिए उस बिंदु को देख लेते हैं जिस बिंदु के अंतर्गत किया जा सकता है। तो जौलेराइन की स्थापना 1834 ईस्वी में पर्सा की पहल पर जौलेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया तथा मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। फिर जौलेराइन से जर्मन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसने भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और दूसरा है फ्रैंकफर्ट की संसद संपूर्ण जर्मनी के लिए एक नवीन संविधान बनाने के लिए 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद के 831 निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस संघ का अध्यक्ष पर्सा का सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को बनाया गया, लेकिन पर्सा के सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ द्वारा जर्मन राज्यों का राज मुकुट धारण करना स्वीकार न करने के वैधानिक तरीकों से जर्मनी के एकीकरण के प्रयासों पर पानी फिर गया। चलिए अगले बात अगर किया जाए इसके बारे में, तो बिस्मार्क का योगदान था इसमें कि 1862 में पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम तथा उसके प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और बिस्मार्क ने पर्सा की सेना तथा नौकरशाही की सहायता ली। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाते हुए 7 वर्ष की अवधि में 1864 में डेनमार्क को, 1866 में ऑस्ट्रिया को तथा 1870 में फ्रांस को युद्धों में पराजित कर दिया और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि उदारवाद क्या है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति ने विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था कि राजतंत्र की समाप्ति एवं गणतंत्र की स्थापना। जो राजाओं का शासन चलता था उसे समाप्त करना था और उसमें लोगों का शासन चलाना था। उसे गणतंत्र और लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति फ्रांस के मध्य वर्गीय लोगों से संबंधित थी। इस क्रांति के फलस्वरूप फरवरी 1848 में फ्रांस के सम्राट को सिंहासन छोड़ना पड़ा और
फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। यह गणतंत्र पुरुषों के सर्वव्यापी मताधिकार पर आधारित था। उदारवाद का अर्थ है कि उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो इसको बोल सकते हैं लेबर में ही केवल रख सकते हैं, लेबर शब्द से लिया गया है। और जो है इसे लैटिन भाषा का मूल्य लेबर पर आधारित किया गया है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता। इस प्रकार उदारवाद गणतंत्र, राष्ट्र, राज्य, संविधानवाद, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता के संसदीय विचारों पर आधारित है। चलिए आगे बात करते हैं उदारवादियों के विचार। उदारवादियों ने विश्व में निम्नलिखित विचारों को बढ़ावा दिया। पहला, राजनीतिक विचार। उदारवादियों ने संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। फिर उदारवादी इसी सरकार की स्थापना पर बल देते थे जो सभी की सहमति से बनी हो। दूसरा है, वे कानून के सामने समानता के समक्ष है ना पक्षपाती थे, परंतु उनका यह विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था। सामाजिक विचार। उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। फिर भूदासव तथा बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने पर बल दिया गया। आर्थिक विचार में है जो उदारवादियों ने बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल दिया गया। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। इस प्रकार से इसका कार्य किया गया। चलिए आगे जो है सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, जिसमें चलते हैं कि वैसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, ये सब लिख के रखे हैं। चलिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। चलिए इसे भी VVI कर लीजिए आप लोग, है ना, दिमाग में सेट कर लेना है। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के मुख्य कारण है कि 1871 ईस्वी के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत बाल्कन क्षेत्र था और इस क्षेत्र में तनाव पनपने के निम्नलिखित कारण थे। तो निम्नलिखित कारण में पहला कारण था भौगोलिक और जातीय भिन्नता, यानी कि बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। बाल्कन क्षेत्र में के एक बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित था। तुर्क लोग बाल्कन या ईसाई जातियों का शोषण करते थे, जिससे बाल्कन जातियों ने असंतोष व्याप्त था। दूसरा है कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। जैसे कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार तथा ऑटोमान साम्राज्य के विघटन के कारण बाल्कन क्षेत्र की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। ठीक है। और तीसरा जो है बाल्कन राज्यों में एकता का अभाव। बाल्कन राज्यों में परस्पर एकता का अभाव था। प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश प्राप्त करना चाहता था और इस कारण बाल्कन राज्यों में तनाव था। और बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी, यानी बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बाल्कन क्षेत्र में यह तनाव और अधिक बढ़ गया। ठीक है। और आगे है ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट करें। ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी कि बताया जाता है कि जैसे इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से इसे अनेक कदम उठाए थे, है ना, जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का प्रमुख लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करना था। और इस क्रांति के बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में जिन क्रांतिकारी सिद्धांतों को सम्मिलित किया वे राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति थे। यथासंभव 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता का निर्माण किया था, जिसमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। और इस नागरिक संहिता में
कानून के समझ, समानता एवं संपत्ति के आधार को सुरक्षित रखने की बात की गई थी। कुलीन वर्ग को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित एवं उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों का अधिक प्रचार प्रसार भी हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 10th क्लास के स्टूडेंटों तक पहुंचा दें ताकि उससे भी किसी भी प्रकार से हेल्प मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।